तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन आप लोगों के लिए करंट अफेयर का आने वाला है और ये उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए लाया गया है जिनका आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले पहले कुछ बातें ध्यान से सुनना। सभी के लिए, जितने लोग ये करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए जो मैं बात बोलूँगा वो एप्लीकेबल है, यानी उन पर लागू होती है। इसका पहला पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इसका अगला पार्ट तब आएगा जब आप पहले की तरह इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यानी आप लोगों को क्या करना होगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर, यानी ये हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप स्टेटस पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जिसको आप जनरली यूज करते हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करेंगे। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे चलो दूसरा कर लेगा, हम अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। आप लोग ऐसा मत करना। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोगों का नॉलेज बढ़े। तो आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, लाइक, कमेंट और आप लोग इसको शेयर करेंगे। ठीक है, दूसरी प्लानिंग, आज करंट अफेयर की वीडियो आई, कल शायद संभवतः हिंदी की वीडियो आएगी, 2 क्लासेज हिंदी की या उत्तराखंड की जो भी आएगी। बट आने वाले सोमवार से जो आपकी क्लासेज होंगी वो उत्तराखंड की जिला सीरीज चलेगी। ठीक है, यानी उत्तराखंड के इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ेंगे और वो आपके सिलेबस का लगभग 50% क्वेश्चन कवर करेगा। क्योंकि जो उत्तराखंड की जिला सीरीज होगी, मैं उसमें आप लोगों को उत्तराखंड के जिले में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और उसमें समाज या कल्चर जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग हेडिंग डालिए करंट अफेयर पार्ट 2, मतलब सेकंड पार्ट। ठीक है, यानी आप लोग तो उसी में नोट से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, करंट अफेयर्स 2। ठीक है, ये हम लोगों का आज का सेशन है और बहुत ऐसी चीज़ें इसमें आप लोग को मिलेंगी आपने सुनी तक नहीं होंगी। ये आपके सामान्य, उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से भी क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। जो टॉपिक आपने सुना होगा उसको पूरा सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिलेंगी। ठीक है, पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे डोभरा चांठी पुल। ठीक है, और बनाने का तरीका जैसे मैं बनाता आया हूँ वैसे ही उस टॉपिक को तैयार करेंगे। हेडिंग डालिए डोबरा चांठी पुल। ठीक है, यानी डोबरा चांठी पुल आपका पहला क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित तथ्य ऐसा कीजिए, इसी तरीके से बनाना और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सिर्फ इस बार की करंट अफेयर के लिए नहीं, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हमेशा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट। अब पुल है, सेतु है, स्वाभाविक सी बात है किन्हीं दो स्थानों को जोड़ेगा। तो जो लोग टिहरी वगैरह या प्रतापनगर जो इन इलाकों से संबंधित हैं, वो तो उनको तो घूम के भी आगे होंगे। बाकी जो लोग और भी हैं जो देख रहे हैं, कोशिश करना लाइफ में कभी ना कभी यहाँ पे घूम के आने की। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत उत्कृष्ट बना है। ये जो जोड़ता है प्रतापनगर और टिहरी को, प्रतापनगर, ये दोनों टिहरी के जगह हैं। ठीक है, ये और टिहरी को, पहले क्या होता था, इन दो जगहों के को जाने के लिए यानी बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था, एक्स्ट्रा किलोमीटर लगते थे, समय की भी बचत होगी, लोगों का धन भी बचेगा, क्योंकि जो गाड़ियां वगैरह जाते थे लोगों को एक्स्ट्रा टिकट देना पड़ता था। अब क्या हो गया, प्रतापनगर और टिहरी के बीच एक पुल बना दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, डोभरा चांठी पुल, जिसके कारण उन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, कम हो गई। दूसरा फैक्ट, इसकी जो लेंथ है वो है 440 मीटर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि डोभरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है, 440 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है, लेंथ होगी। ये जो पुल है ये भारत का सबसे लंबा मोटरेबल पुल है, यानी जिसपे क्या कहते हैं, आपका गाड़ियां भी चल सकती हैं और ऊपर से सिंगल लेन है, यानी ऐसा नहीं कि इधर से आएंगी उधर से जाएंगी, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही लेन उसमें है। और भारत का सबसे लंबा मोटरेबल, यानी जिसपे वाहन भी चल सकते हैं। ठीक है, सिंगल लेन पुल। तो भारत का, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, भारत का सबसे लंबा। देखिए, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, बाकी जाए बाद की, बाकी जो चीजें हैं वो छोड़ दीजिए। ठीक है, भारत का सबसे लंबा मोटरेबल, यानी जिसपे मोटर गाड़ियां चल सकती है। ठीक है, मोटरेबल सिंगल लेन पुल, यानी जिसपे सिंगल लेन है, एक ही लाइन है उसमें। ठीक है, सिंगल लेन है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन पुल है डोभरा चांठी, इसीलिए ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला इसके बारे में जो फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी जो डिजाइनिंग की गई है वो एक कोरियन कंपनी द्वारा की गई। ठीक है, लिख लीजिए डिजाइनिंग, इसकी जो डिजाइनिंग की गई है किसके द्वारा, एक कोरियन कंपनी,
कोरियन कंपनी के द्वारा इसकी क्या की गई है, डिजाइनिंग की गई, ठीक है। यानी इसका जो डिजाइन बनाया गया है, कोरियन क्या है, कंपनी है, उसने इसकी डिजाइनिंग। अब देखिए ये पुल जो है हर गवर्नमेंट की या वर्तमान गवर्नमेंट की एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, यानी जो अभी सरकार है वो चाहती थी कि उनके कार्यकाल में ये पुल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। वैसे तो इस पुल का जो कार्य शुरू हुआ था वो लगभग 2005-6 से शुरू हो गया था, ठीक है। 2005-6 के आसपास से इसका क्या हो गया था, निर्माण कार्य शुरू हो गया था डोभरा चांठी पुल का, जो कि अभी वर्तमान में 9 नवंबर 2000 को इसका 2020 को इसका क्या किया गया, राज्य स्थापना दिवस पे उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो प्रतापनगर से किसको जोड़ता है, टिहरी को, पहला फैक्ट। कितना मीटर है, 440 मीटर। दूसरा, भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन पुल है, तीसरा फैक्ट है। डिजाइनिंग किसने तैयार की है, कोरियन कंपनी ने। कब से निर्माण शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में 2005-6 से, और उद्घाटन कब हुआ इसका, 9 नवंबर सन 2020 को, यानी वर्तमान ईयर में, ठीक है। ये किसके बारे में था, आपका सबसे बड़ा एक जो फैक्ट है डोभरा चांठी का। अब ये तो पता है कि भारत का सबसे बड़ा सस्पेंसिबल जो सिंगल लेन पुल है, यानी जो डोभरा चांठी है, सिंगल लेन पुल है। अब इससे संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। एक बुक पब्लिश की गई है, एक किताब तैयार की गई है, जिसको अभी अभी लॉन्च उसको बुक को मुख्यमंत्री साहब ने हमारा उसका क्या किया था, लॉन्च किया था। उस किताब का नाम आप लोग लिख लीजिए, उसका नाम है भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोभरा चांठी की गाथा, ठीक है। क्या लिखेंगे, भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोभरा चांठी की गाथा, डोभरा चांठी की गाथा। एक एक किताब लिखी गई है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। यहीं पे इस फैक्ट को लिखना है। इसका नाम है शिषपाल गोसाई, ठीक है, यानी शिषपाल गोसाई। शिषपाल गोसाई जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोभरा चांठी की गाथा किसने लिखी, पूछता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिषपाल गोसाई द्वारा इसको क्या किया गया, लिखा गया है। पहला हेडिंग कंप्लीट करने के बाद दूसरा हेडिंग लिख लीजिए, सूर्यधारा झील, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को इसमें क्वेश्चन ही पता नहीं होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सूर्यधारा जलाशय लिख लीजिए, या सूर्यधारा झील लिख लीजिए, जो भी आप लोगों को मन करता है, ठीक है। सूर्यधारा झील लिख लीजिए। अभी अभी गवर्नमेंट ने, यानी हमारे सीएम साहब ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया हुआ है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ये जो सूर्यधारा झील है, ये किसके नाम पे बनाई गई अगर पूछता है, वहीं पे आप लोग बेहोश हो जाएंगे निश्चित तौर पे, ठीक है। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है, जिसके नाम पे बनाई गई वो झील कहाँ है, छांटते रहे ना जिंदगी भर, उत्तराखंड इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सूर्यधारा झील है, ये किसके नाम पे बनाई गई है, स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जी के नाम पे बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय, नैथानी जलाशय, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्या पता कहाँ किस्मत आपकी टकरा जाए इस क्वेश्चन से, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कभी स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय कहाँ स्थित है, वहीं के वहीं सबके सब बेहोश हो जाएंगे। सूर्यधारा झील को ही क्या बोला गया है, स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय बोला गया, पहला फैक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये है कहाँ, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो देहरादून जिले में किया गया है, ठीक है, देहरादून। अब देहरादून है, जलाशय है, स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई इसमें क्या होगी, नदी होगी। उस नदी का नाम आपको पता होना चाहिए, जाखन नदी। कौन सी नदी है, जाखन नदी पे ही, जाखन नदी, ठीक है। जैसे अभी डोभरा चांठी था, वो तो आपको पता ही है, टिहरी में भागीरथी वगैरह जो नदी है उसमें है, तो ये किस पे है, जाखन नदी पे। और देहरादून में जाखन नदी पे कौन सी झील है, सूर्यधारा झील है। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। अब आपके आयोग में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, गहराई होगी, तो वो भी आप लोग इसके फैक्टर नोट कर लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो 550 मीटर है, ठीक है, यानी 550 मीटर। जो चौड़ाई है 28 मीटर के समथिंग है, ठीक है, और जो गहराई है वो है 10 मीटर,
10 मीटर। ठीक है, ये क्या है जो ये सूर्यधारा झील के बारे में आप लोगों के फैक्ट हैं। ठीक है, अब इसकी जो धारण क्षमता है, यानी एक जो उसकी कैपेसिटी होती है, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, जैसे टिहरी डैम है तो इस जलाशय की भी एक अपने आप में धारण क्षमता है, वो है इसकी धारण क्षमता 77,000 घन क्यूब। ठीक है, 77,000 घन मीटर। ठीक है, यानी 77,000 क्या है घन मीटर इसकी क्या है धारण क्षमता सूर्यधारा झील के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हाल फिलहाल में गवर्नमेंट एक पुरस्कार देते आई है, वो पहले भी देते आई है, उस पुरस्कार से पूछ सकता है कि वो किस चीज़ से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछता है डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, डॉक्टर भक्त दर्शन, ठीक है, डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछता है, तो आप क्या बताओगे, जो उच्च शिक्षा यानी जो हायर एजुकेशन है उसमें जो शिक्षक होते हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, उनको पुरस्कृत करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को, बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को, ठीक है, करने वाले शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया वो 4 लोगों को दिया गया। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया, 4 शिक्षकों को। ये नहीं पूछेगा कि कितने शिक्षकों को दिया गया, लेकिन ये पता पक्का पूछ सकता है कि डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार का संबंध किससे है, तब आप लोगों को वहां पे आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये चीजें होती हैं, अब उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको पता है कि ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे वन पंचायतें वगैरह हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि पे यहाँ पे महिलाएं रहती हैं, चाहे शहरी पृष्ठभूमि पे रहे, जहाँ भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक माई रिफिल नाम से किसका उद्घाटन किया गया, स्टोर का उद्घाटन किया गया, और वो कहाँ किया गया, दून में किया गया। ठीक है, अब बताता हूँ, देखिए अभी बताता हूँ, माई रिफिल स्टोर, इसका जो उद्घाटन किया गया हाल फिलहाल में वो कहाँ किया गया, देहरादून लिख लीजिए। ठीक है, अभी माई रिफिल स्टोर है क्या, ये क्या है, जो महिला होती हैं यानी महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं, चाहे वन पंचायतों से संबंधित महिलाएं हो, तो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं का विपणन केंद्र है, विपणन केंद्र, बेचने वाला केंद्र। ठीक है, तो माई रिफिल स्टोर कहाँ उद्घाटित किया गया है, दून में, और नीचे लिख लीजिए आप, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन केंद्र। ठीक है, महिला स्वयं, अब पूरा इतना तो लिखूंगा नहीं मैं, आप लोग लिख लीजिए, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन केंद्र माई रिफिल स्टोर कहाँ खुला है, देहरादून में खुला है, आप लोगों को ये बताना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया मतलब उद्देश्य है कि अलग अलग पुलों को, अलग अलग सेतुओं का निर्माण किया जाए ताकि कनेक्टिविटी को बढ़िया किया जा सके। तो इसी के तहत हाल फिलहाल में ऋषिकेश में जानकी सेतु का भी क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है जानकी सेतु कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, ऋषिकेश। ठीक है, मुनि की रेती के पास, मुनि की रेती टिहरी में। ठीक है, मुनि की रेती के पास, ठीक, उसकी ये ऋषिकेश और जो टिहरी की बाउंड्री है वहीं पे। ठीक है, जानकी सेतु की जो लेंथ है, इसकी लंबाई है 346 मीटर, और ये अपने आप में पैदल पुल है, और ये जो है वो सिंगल लेन है गंगा नदी पे। ठीक है, जानकी सेतु कितना है, 346 मीटर है। ठीक है, और ये पुल कैसा है, पैदल। ठीक है, और ये कैसा है, 3 लेन है, सिंगल लेन मत कर देना इसको, 3 लेन है। ठीक है, 3 लेन है, इसमें 3 लेन है। ठीक, 3 लेन पुल बना है, मुनि की रेती ऋषिकेश के पास है, ये 346 मीटर और पैदल है। ठीक है, अब देखिए जो ये सब चीज़ें होती हैं, जानकी सेतु वगैरह पुलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये गंगा नदी पे ही बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी है। अब देखिए अगला फैक्ट इसमें क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकता है, यहीं पे आगे आने वाले दिनों में आप पुल का, एक और पुल का नाम सुनेंगे जिसका निर्माण चल रहा है, वो बहुत जल्दी उद्घाटित होने वाला है, उसका नाम है बजरंग, यानी ग्लास युक्त बजरंग पुल है उसका। ठीक है, जो ग्लास मतलब शीशे से युक्त बनाया जा रहा है, एक बजरंग पुल का उद्घाटन होगा कुछ समय बाद, उसको आप लोग अपडेट कर देना, बजरंग पुल। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लास युक्त है, ग्लास युक्त। ठीक, ग्लास युक्त बजरंग पुल का उद्घाटन कहाँ होगा कुछ समय बाद, आप लोग इसको अपडेट करना, ये भी कहाँ बनेगा, ऋषिकेश में। ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से टकरा सकता है आने वाले समय में, ये बजरंग पुल की कहानी होगी। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो आपका
एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है, जो आप लोगों के पेपर में पूछ सकता है, चाहे यूके ट्रिपल एस हो या यूके पीएससी हो। उसको हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग क्या ऐसी लिख लीजिए, सौंग बांध परियोजना, परियोजना, ठीक है। अब सौंग बांध परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पे हमारी गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से इससे परमिशन लेने के लिए बहुत क्या की थी, रिक्वेस्ट की, और इसको अब परमिशन मिल चुकी है सौंग बांध परियोजना का, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से इस पर थोड़ा सा आपत्ति लग रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के प्रयासों से इस सौंग बांध परियोजना को क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो देहरादून शहर है उस शहर के लिए बहुत बढ़िया मात्रा में क्या होगा, पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, और ये क्या है, ग्रेविटी आधारित पेयजल इससे मिलेगा, ठीक है। तो सौंग बांध परियोजना अगर आपसे पूछता है कहाँ है, आप क्या बताओगे, देहरादून में बताओगे। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 76 क्षेत्रफल इसका है, और इसकी जो ऊंचाई है 148 मीटर है, ठीक है। तो सौंग बांध परियोजना कहाँ है, देहरादून में। अब डैम है तो किसी न किसी नदी पे होगा। अब ये पता करना है कि कौन लोग वीडियो कितनी सीरियस तरीके से देख रहे हैं। सौंग बांध परियोजना को नेट वगैरह से सर्च करके कमेंट कर देना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सौंग बांध परियोजना किस नदी पे है, कमेंट करके डाल देना, ठीक है। देहरादून में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 76 के आसपास है, और इसकी जो ऊंचाई है 148 मीटर है, ठीक है। ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ है, दून में, और एक ग्रेविटी आधारित पेयजल, यानी पेयजल इससे क्या होगा, सप्लाई किया जाएगा पूरे देहरादून शहर को, ठीक है। अगले जो फैक्ट आते हैं वो नोट कीजिए। आप लोग देख लीजिए, एक नया आपको मतलब क्या पता आप लोगों से कभी पूछ सकता है, ठीक है। होता है क्या है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है CSR। इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इसका मतलब, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सी से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR होता क्या है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट में सामाजिक यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व, एक प्रकार का दायित्व होता है उनके ऊपर। वो क्या करते हैं, विकासात्मक कार्यों में पैसा लगाते हैं, चाहे हेल्थ के सिस्टम पे हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे दिव्यांगजनों के लिए हो। तो इस प्रकार के वो क्या करते हैं, एक प्रकार के प्रोजेक्ट चलाते हैं, वो उसको बोलते हैं CSR यानी सोशल कॉर्पोरेट CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो भी है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत गवर्नमेंट ने एक पोर्टल खोला है जो CSR से संबंधित योजनाओं, कितना डोनेट हो रहा, कितना उस पर इनकम आ रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल उत्तराखंड में, ठीक है। सहयोग पोर्टल, आप लोग नेट वगैरह चलाते हैं, एक बार डालना तो सहयोग पोर्टल आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उत्तराखंड में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, आप बताओगे सहयोग पोर्टल। अगर आपसे पूछता है सहयोग पोर्टल किस चीज से संबंधित है, आप बताओगे CSR की प्रोजेक्ट से, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रोजेक्ट से, ठीक है। इतना डीप तो वैसे पूछेगा नहीं फिर भी, लेकिन हम लोग इसको क्यों लेने वाली बात है, ठीक। अब देखिए, इसके अलावा जो अदर फैक्ट हैं, एक दून हाट का भी क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है देहरादून में। दून हाट का मतलब क्या है, जो स्थानीय प्रोडक्ट होते हैं उत्तराखंड से संबंधित, ये बहुत चर्चित भी रहा था, ठीक है। देखिए, एक दून हाट लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, जो राज्य के स्थानीय प्रोडक्ट होंगे यानी लोकल प्रोडक्ट जो बनते हैं यहाँ, या चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, हस्तशिल्प है या हथकरघा है, इस टाइप के जो लोकल अलग अलग आप लोग देखते होंगे, अलग अलग जगह यहाँ अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा स्थानीय। तो उन सारे प्रोडक्ट को इस दून हाट में दिखाया जाएगा, ताकि विदेशी पर्यटक या जो अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं उन लोगों को उत्तराखंड के स्थानीय प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान मिले, और वो इनको क्या होंगे, प्रभावित होकर इसको परचेज भी करें और यहाँ के लोगों की आय बढ़े। तो सिंपल सी बात है, दून हाट का उद्घाटन क्यों किया गया पूछते हैं, तो आप क्या बताओगे, उत्तराखंड राज्य के स्थानीय प्रोडक्ट को यानी स्थानीय उत्पादों को किसके लिए दिखाने के लिए, या ये कह सकते हैं जो यहाँ के हथकरघा है या हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, उन प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा यानी दिखाया जाएगा, ठीक है। दून हाट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इसको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, दून हाट के बाद जो अगला आप लोगों का चीज है, राष्ट्रीय गंगा मिशन यानी राष्ट्रीय गंगा परिषद जिसको आप लोग कहते हैं, उसकी पहली बैठक हुई है हाल फिलहाल में, यानी शायद 2019 के लास्ट के आसपास हुई थी। वो कहाँ हुई थी पूछते हैं तो कानपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय, अभी बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, गंगा परिषद,
इसकी पहली बैठक कहाँ हुई पूछता है तो आप क्या बताओगे, कानपुर में। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने भी इसमें प्रतिभाग किया था। और ये नमामि गंगे यानी जो गंगा नदी जिन जिन राज्यों से बह के जा रही है, यानी गंगा की सफाई के लिए उन चीज़ों से संबंधित है। तो क्या पता राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी। उत्तराखंड को लिंक करके ही हम लोगों को इसको पढ़ना है। अब देखिए इसके अलावा क्या है, एक 66वें राष्ट्रीय फिल्म जो अवार्ड मिले थे, कौन से, 66 यानी 66वें। ठीक है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में, ऐसी क्वेश्चन लिखोगे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक, 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में जो 2018 के अवार्ड थे उसकी घोषणा, उसके अवार्ड 2019 जैसे अभी चल रहे हैं, अभी जो भी चलेगा इसके अवार्ड अगले साल मिलेंगे। तो 2019 के लिए हमारे राज्य को बेस्ट मतलब एक फ्रेंडली स्टेट का वो मिला, पहला अवार्ड। ठीक है, यानी फिल्म फ्रेंडली जो पहला अवार्ड मिला वो किसको मिला, उत्तराखंड को। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 66वें फिल्म अवार्ड में क्या लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन, 66वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार किसको मिला पूछता है, उत्तराखंड को। फिर सुन लीजिए, 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में, फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पहला अवार्ड किसको मिला पूछता है, तो उत्तराखंड को मिला। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे, इतनी बार बोल दिया है कि एक बार और बोल देता हूँ। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा किसको मिला, पहला अवार्ड किसको मिला पूछता है, तो उत्तराखंड को। और ये 2019 में रिसीव किया होगा। ठीक है, उत्तराखंड ने, ये हो गया 2019 में उत्तराखंड को इसका लिए अवार्ड दिया गया। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर की दृष्टि से आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं टकराने को मिलेगा। देखिए, भेड़ की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उसमें से एक भेड़ की प्रजाति का नाम है मेरिनो। क्या है, मेरिनो। पहले तो लिख लीजिए मेरिनो क्या है, तो आप सीधे बताओगे भेड़ की एक प्रजाति, भेड़ की एक प्रजाति है। ठीक है, यानी जो ये मेरिनो भेड़ है, ये केंद्र सरकार से 3 या 4 स्टेट ने क्या की थी, एक प्रकार की परमिशन मांगी थी कि हम विदेश से इन भेड़ों को आयात करें। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ऊन होती है वो सर्वोच्च क्वालिटी की होती है, बहुत बेहतर क्वालिटी की ऊन होती है, ताकि जो इसका भेड़ का पालन करेगा उस भेड़ पालन वाले की आय बढ़ सके, उसकी इतनी बढ़िया वो होती है। उसमें हिमाचल, उत्तराखंड, शायद एक आध स्टेट और है, हमें उत्तराखंड का। तो अगर आपसे पूछता है मेरिनो क्या है, पहली चीज भेड़ की एक प्रजाति, मेरिनो भेड़ की प्रजाति है, यानी मेरिनो भेड़ को उत्तराखंड सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से क्या किया है, आयात किया है। ये याद रखना, पहले बता रहा हूं। आयात मतलब जब हम बाहर से कोई चीज़ अपने देश में मंगाते हैं उसको आयात, जब यहाँ से दूसरे देश में भेजते हैं उसको निर्यात। यानी एक को इंपोर्ट बोलते हैं, एक को एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो भारत ने मेरिनो भेड़ की एक प्रजाति को ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया है, सॉरी उत्तराखंड ने आयात किया है, यानी इसको क्या कर रखा है, मतलब बाहर से मंगाया हुआ है। ठीक, अब ये जो ऑस्ट्रेलिया से है मेरिनो की ऊन जो होता है बहुत सर्वोच्च क्वालिटी का होता है। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, 240 टोटल भेड़ों का क्या किया, आयात किया है अभी रिसेंटली। ठीक है, मतलब ये आप मान के चलिए लगभग 1 आध साल हो रहा होगा। इसमें से क्या है, 240 तो नर भेड़ हैं और बाकी 200 मादा भेड़ है। ठीक है, अब इसलिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, इनको इनके प्रजनन केंद्र में रखा है। ठीक है, अब आप लोगों को कितनों को पता ही नहीं होगा कि उत्तराखंड में एक प्रजनन केंद्र भी भेड़ों का है। ठीक है, यानी राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेपण जिसको बोलते हैं, क्या लिखोगे, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ है अगर आपसे पूछते हैं, ये है घनसाली टिहरी में। ठीक है, कहाँ है, घनसाली टिहरी में। ठीक है, ये आपका जीएस का क्वेश्चन भी बन गया। ठीक, घनसाली टिहरी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समझ था। ये एक जगह शायद टिहरी में पड़ती है, कोपड़ धार नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, क्या है, कोपड़ धार। यानी आपसे पूछता है राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार घनसाली टिहरी में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मेरिनो क्या है, एक भेड़ की प्रजाति है जो कि ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से आयात किया पूछता है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कितनी की ये, और इनका कहाँ होगा, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार घनसाली टिहरी में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, ये तो जीएस का क्वेश्चन। अब देखिए, हमारे सीएम सर को एक बेस्ट सीएम का अवार्ड भी मिला, किस चीज़ के लिए, हेल्थ एक्सीलेंसी के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है, हाल ही में शायद 2019 की
बात है वो। तो बेस्ट सीएम जो अवार्ड मिला है किस किस में, हेल्थ यानी 6 सिग्मा हेल्थ केयर में पूछता है अगर आपसे, तो बेस्ट सीएम का 6 सिग्मा हेल्थ केयर अवार्ड किसको मिला, तो उत्तराखंड के सीएम को। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बेस्ट सीएम इन 6 सिग्मा, ठीक है, हेल्थ केयर का अवार्ड, ठीक है। ये किसको मिला, सीएम सर को मिला। ठीक है, हमारे उत्तराखंड के सीएम सर को, ठीक, यूके सीएम। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तराखंड सरकार एक रैबार का आयोजन करते हैं जिसमें वो विकासात्मक कार्यों को, विकास से संबंधित अलग टाइप का आयोजन करते हैं। आप लोग रैबार सुन लीजिए। पहला रैबार का आयोजन हुआ था देहरादून में 2018 के आसपास। दूसरा पता हाल ही में कुछ हुआ था, रैबार 2 का आयोजन, रैबार 2 हुआ था टिहरी में। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने। रैबार 1 हुआ था देहरादून में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, उतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है रैबार 2 रैबार 1। ठीक, अब जो क्वेश्चन बताता हूँ और भी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऊर्जागिरी। क्या चल रहा है, ऊर्जागिरी। देखना, ये जो वीडियोस दे रहा हूँ ये तभी न्यू वीडियो आएगी जब इसको लाइक कमेंट शेयर और हर ग्रुप में आपको इसको पहुंचाना है। पहली वीडियो की तरह इसको भी रिस्पॉन्स है। ऊर्जागिरी का संबंध किससे है अगर आपसे पूछता है तो बिजली चोरी को रोकने के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बिजली चोरी को रोकना। इससे अगर बिजली चोरी रोकेंगे तो क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। क्योंकि अगर जब लोग बिजली चोरी रोकेंगे तो उनको कनेक्शन लेना पड़ेगा, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, बिजली चोरी को रोकने के लिए उत्तराखंड ने कौन सी योजना चलाई है पूछता है तो ऊर्जागिरी। ठीक है, इसके अलावा जो लाइनें होती है, जो लाइन अगर बिजली की लाइन देखते हैं, लाइन लॉस को भी इससे क्या करना है, रोकना है। तो बिजली ऊर्जागिरी का संबंध बिजली चोरी को रोकना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ऊर्जागिरी को आप लोगों को समझ गए होंगे। इसके अलावा देख लीजिए उत्तराखंड में एक और चीज चल रही है जिसका नाम है सखी वन स्टाफ सेंटर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सखी वन स्टाफ सेंटर, सखी वन स्टाफ सेंटर। ठीक है, ये क्या है आप सीधे सीधे लिख लीजिए पहले, फिर बताता हूं। पीड़ित, हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक अस्थायी आश्रय देने से संबंधित है। फिर सुन लीजिए, हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक अस्थायी आश्रय देना है, यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी उनको एक जगह रखना है। ये दून में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ, दून में, देहरादून में। और एक केंद्र से इसको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, इस योजना को पैसा मिलेगा। ठीक है, केंद्र सहायता करेगा इसमें। ठीक है, तो सखी वन स्टाफ सेंटर कहाँ खोला गया है, दून में खोला गया है। और ये क्या है अगर पूछता है तो आप क्या बताओगे, पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक अस्थायी आश्रय देना। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी हिंसा से पीड़ित महिला बालिका उसको उस जगह पे रखेंगे, एक हॉस्टल टाइप का होगा, वहीं पे उसको पुलिस डैशबोर्ड की सहायता, वहीं पे उसको कानूनी सहायता यानी विधि एडवाइस वगैरह, वहीं पे उसको अन्य आपको क्या दी जाएगी, फैसिलिटी दी जाएगी उस महिला को। ठीक है, इधर उधर भटकने ना पाए। तो सखी वन स्टाफ सेंटर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। एक सीएम दाल पोषित योजना भी चली है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गांव घरों में एक दाल मिलती है आजकल, उसको बोलते हैं सीएम दाल पोषित योजना। अब कब से चली ये मत पूछना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीएम दाल पोषित योजना में लाभार्थी को कितनी दाल दी जाती है, आप क्या बताओगे, 2 kg दाल पर मंथ मार्केट रेट से कम। ठीक है, जो मार्केट का रेट है उससे किस पे मिलेगी, सस्ती मिलेगी। चाहे मार्केट में 80 रुपये किलो हो रही है तो आपको 46-47 रुपये kg 1 किलो मिल जाएगी। लेकिन ये किसको मिलेगी, राशन कार्ड धारकों को, राशन कार्ड धारक। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी डेट नहीं पूछी जाती, जिसका ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, उद्देश्य पूछा जाता है। सीएम दाल पोषित योजना 2 kg पर मंथ मार्केट रेट से कम पे, और राशन कार्ड धारकों को दाल पोषित योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला लिख लीजिए, देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ हुआ, देहरादून में। ठीक है, ये भी 2019 सितंबर अक्टूबर की बात है। देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन, देश का पहला हेलीकॉप्टर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, सम्मेलन, ये भी कहाँ हुआ, देहरादून में। और इसका जो थीम थी वो क्या थी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, इसकी थीम लिख लीजिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाना। क्योंकि आप लोगों ने एक योजना भी सुनी होगी, इसको भी लिख लीजिए, उड़ान योजना।
ठीक है। उड़ान, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, ये किससे संबंधित है? आम नागरिकों को हवाई सेवा से यानी हवाई यात्रा कराने से संबंधित है। तो उसी के तहत पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। क्या लिखेंगे? वर्चुअल। ठीक है, क्लास एक प्रकार की ऑनलाइन क्लास समझ लीजिए। ठीक है, ये भी 2019 का है। उत्तराखंड मतलब पहला राज्य है, फर्स्ट, यानी स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछता है, आप क्या बताएंगे? उत्तराखंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं यहाँ। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि प्रस्तावित हैं कब? 2021 नवंबर में। ये कहाँ होने वाले हैं? उत्तराखंड। ठीक है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, संभवतः देहरादून में ये होंगे। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2021 नवंबर में होने के है, प्रस्तावित है। और लास्ट क्वेश्चन आज का फैक्ट लिखेंगे, स्वच्छ मिशन ग्रामीण के तहत, यानी स्वच्छ मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में मिले? पूछता है तो 7। ठीक है, कितने? क्या लिखोगे? स्वच्छ मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड राज्य को कितने पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? 7 2019 में। फिर सुन लीजिए, स्वच्छ मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड राज्य को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले 2019 में? 7, जिसमें उत्तरकाशी को क्या मिला? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का मिला। माणा गांव को किस चीज का मिला? जैसे उत्तरकाशी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे आप, माणा गांव को किसको मिलेगा? एक स्वच्छ किसका मिलेगा? आपका आइकॉनिक स्थल का। ठीक है, और ऐसी एक गंगा ग्राम है, मतलब जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है उसके तहत एक गांव है अजीतपुर हरिद्वार, उसको बेस्ट गांव का मिला है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों की क्या थी? आज की क्लास थी उत्तराखंड के करंट अफेयर की सेकंड क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तीसरी क्लास इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, अगली क्लास का वेट कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।